हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के बारे में और उनकी जो अवधारणाएं हैं या उनकी जो परिभाषाएं उनके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान कहा है। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना भी है और ये समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इनकी जो अध्ययन की इन्होंने अध्ययन वस्तु जो मानी है अपनी सामाजिक क्रिया को माना है। सेकंड नंबर पे आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। ये उनकी डेफिनेशन है कि मनुष्य जो है अपना इतिहास खुद लिखता है, खुद बनाता है। फिर आता है पेरेटो। पेरेटो ने भ्रांत तर्क की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और कहा था कि सत्य की खोज करो, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क। तो ये जो डेफिनेशन है, सत्य की खोज करो चाहे स्वर्ग हो या नर्क, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखें। और साथ ही पेरेटो ने भ्रांत तर्क की अवधारणा को भी बनाया था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कार्ल बर्टन, इन्होंने समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान कहा है। फिर आता है बुगार्डस। बुगार्डस ने कहा है कि भ्रांत तर्क को पेरेटो का सातवां आश्चर्य माना है और इन्होंने इसका नाम औचित्य सिद्ध का अवशेष किया है। तो ये भी याद रखने की चीज़ है कि औचित्य सिद्ध का अवशेष भ्रांत तर्क को किसने कहा था, तो आप बोगार्डस लिख सकते हैं। सोरोकिन ने कहा था कि भ्रांत तर्क उस मौसमी चिड़िया के समान है जो अवशेषों की हवा की दिशा की तरफ मुड़ जाती है। फिर आता है स्टार्क। स्टार्क ने भ्रांत तर्क के लिए कहा है कि जो व्यक्ति कांच के मकान में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये डेफिनेशन अक्सर सभी डेफिनेशन अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें पूछी जाती हैं, तो आप इनको लर्न करके रखिए। फिर आता है मर्टन और पार्सन्स। दोनों ही प्रकार्यात्मक उपागम से जुड़े हुए हैं। मर्टन और पार्सन्स दोनों ही प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री हैं। फिर आता है अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर आता है दुर्खीम। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र की रचना की थी। उसे सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा था 1838 में और फिर इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया था। लेकिन दुर्खीम वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया था। तो एक तरह से दुर्खीम को भी समाजशास्त्र का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ये समाजशास्त्र को व्यवस्थित किया था। ऑगस्ट कॉम्टे ने सिर्फ उसको बनाया था। फिर आते हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने 1849 में इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित कराया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो समाजशास्त्र की शुरुआत की थी वो जे.एस. मिल ने की थी। एक तरह से वो इसके इंग्लैंड में जनक हैं। दुर्खीम जो थे वो विश्लेषणात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने और साथ ही वो समाजशास्त्र विषय के पहले प्रोफेसर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र विषय के सबसे पहले प्रोफेसर कौन थे? दुर्खीम। और साथ ही समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने दिया था? वो भी दुर्खीम ने ही दिया था। फिर आता है पेरेटो। पेरेटो जो थे वो इटली के थे और इन्होंने समाजशास्त्र को विकसित समाजशास्त्र का स्वरूप प्रदान किया, यानी इन्होंने समाजशास्त्र के डेवलपमेंट के लिए काम किया। फिर आता है स्पेंसर। स्पेंसर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने अपनी बुक का नाम सोशियोलॉजी रखा था, तो आप स्पेंसर को लिख सकते हैं। फिर आता है ब्लूमर। ब्लूमर ने समाजशास्त्र में भ्रांतमय की अवधारणा दी थी। तो ये अवधारणाएं आप ज़रूर याद करके रखिए क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती हैं। भ्रांतमय की अवधारणा किसने दी? ब्लूमर ने। फिर आता है बोगार्डस। बोगार्डस ने इटली के दार्शनिक विको को समाजशास्त्र का जनक कहा है। बोगार्डस ये मानते थे कि ऑगस्ट कॉम्टे की जगह जो दार्शनिक विको हैं इटली के, वो समाजशास्त्र के जनक हैं। आर के मुखर्जी आते हैं जो कि इंडियन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि भारत में पारिस्थितिकी समाजशास्त्र के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पारिस्थितिकी समाजशास्त्र के बारे में इनका विचार था कि भारत में एक पारिस्थितिकी समाजशास्त्र होना चाहिए। फिर आता है कि सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में आगरा में हुई थी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद रखिए कि सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई और किस सन में हुई। तो ये 1956 में आगरा में हुई। समनर की पुस्तक फोकवेज को पुराने समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है। फोकवेज के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है, तो आप इसको याद रखिए कि समनर की बुक है और इसे पुराने समाजशास्त्र की, जो पुराना समाजशास्त्र उसकी धर्म पुस्तक कहा जाता है। फिर आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन किया था। फिर आता है कि वर्तमान समाजशास्त्रियों में सोरोकिन ही एक ऐसा विचारक है जिसे कॉम्टे स्पेंगलर टाइनबी के समकक्ष माना जाता है। यानी कि सोरोकिन जो है वो एक ऐसा विद्वान है समाजशास्त्र में जिसे कि कॉम्टे और स्पेंगलर के समकक्ष माना जाता है। फिर आता है घुरिये ने इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में की थी, जिसके अंतर्गत सोशलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल का प्रकाशन हुआ। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो इसको आप याद रखिए कि घुरिये ने इसकी स्थापना की थी 1952 में, और साथ ही इससे जो है एक सोशलॉजिकल बुलेटिन भी निकलता था। फिर आता है गांधी जी की अहिंसा व विश्व शांति का सोरोकिन प्रबल समर्थक रहा है। इसी कारण अपनी पुस्तक मानवता के निर्माण को सोरोकिन ने गांधी जी को समर्पित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवता का निर्माण बुक किसकी है। ये सोरोकिन की बुक है जिसे कि इन्होंने गांधी जी को समर्पित किया था, क्योंकि वो गांधी जी का एक प्रबल समर्थक था और उसने गांधी जी के सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा था। तो इसलिए जो सत्य अहिंसा की जो गांधी जी की थ्योरी है उससे प्रभावित होकर ही सोरोकिन ने अपनी बुक को गांधी जी को समर्पित किया था, और जो सोरोकिन की बुक थी वो मानवता का निर्माण थी। फिर आता है अंबेडकर जी के बारे में कि अंबेडकर ने अनुसूचित जाति से संबंधित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संगठन संबंधी विचार दिया था। फिर आता है C.W. मिल्स के अनुसार कि समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र की कल्पना शक्ति है। इनकी डेफिनेशन है C.W. मिल्स की कि समाजशास्त्र जो है एक समाजशास्त्र की कल्पना शक्ति है। फिर गार्डनर की आती है डेफिनेशन, प्रयोगशाला का अभाव ही समाजशास्त्र के विज्ञान बनने में बाधक है। ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये वाली जो डेफिनेशन है, तो इसको याद रखिए कि किसने कहा था कि प्रयोगशाला का अभाव ही समाजशास्त्र में विज्ञान बनने में बाधक है, वो है गार्डनर। फिर आता है डेरनडॉर्फ शक्ति का असमान वितरण संघर्ष को बढ़ाता है। डेरनडॉर्फ जो हैं वो संघर्ष के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जिनका मानना था कि जब शक्ति और सत्ता का असमान बंटवारा होता है तभी समाज में संघर्ष बढ़ता है, और इन्होंने जो कार्ल मार्क्स थे उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विरोध किया था। फिर आता है वेबर ने भारतीय जाति को एक समुदाय माना है, यानी भारत की जाति जो है एक समुदाय की तरह है। स्पेंसर का आता है, फिर स्पेंसर ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है, यानी जो श्रेष्ठ समाज होता है कभी भी अपने सदस्यों पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं लगाता। फिर आता है इवान लीच ने स्कूल को दमनकारी संस्था कहा है, यानी दमनकारी इस वे में कि दमन कि वो बच्चों के इमोशंस का दमन करती है अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, तो उसने इवान लीच ने इसे एक दमनकारी संस्था कहा है। दमन करना यानी उनको ख़त्म करना, उनके इमोशंस को मारना। रॉबर्ट धेल ने दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत दिया है, यानी बहुलवादी सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है, रॉबर्ट धेल का। फिर आता है पीटर बर्जर जो हैं वो समाज इतिहास में इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि समाज जो है इतिहास में हमारे कारावास की तरह है। फिर आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब है, ये भी पीटर बर्जर की ही डेफिनेशन है। इसको भी याद रखिए कि समाजशास्त्र सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब है। फिर आता है मार्क्स ने गलत चेतना या असत्य चेतना की अवधारणा दी थी। तो अवधारणाएं जितनी भी है आप इसको एग्ज़ाम के लिए याद करके रखिए, क्योंकि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें पूछी जाती हैं। तो गलत चेतना असत्य चेतना की अवधारणा जिसने दी थी वो थे मार्क्स। फिर पढ़ते हैं पेरेटो को फासिस्टवाद का पैगंबर कहकर पुकारा जाता है, यानी कि ये जो नाम है ये पेरेटो से जुड़ा हुआ है कि फासिस्टवाद का पैगंबर किसको बोलते हैं, पेरेटो को।
फिर आती है हेबरमास की डेफिनेशन कि आधुनिकतावाद एक अधूरी परियोजना है। ये हेबरमास की डेफिनेशन है। फिर मिड ने कहा है कि पुरुष जो है समाज की उपज है और महिला प्रकृति की। ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में। एक तो हेबरमास वाली आधुनिकतावाद एक अधूरी परियोजना है, और ये दूसरी ये पुरुष समाज की उपज है और महिला प्रकृति की। एस.सी. दुबे ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए बहुल परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। बहुल परंपरा एस.सी. दुबे की थी। बहुल परंपरा और लघु परंपरा दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। रॉबर्टसन ने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना के एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। वैश्वीकरण जो है विश्व चेतना के एक संपूर्ण रूप में तीव्रता, मतलब कि वैश्वीकरण क्या होता है कि जब कोई विचार या कोई वस्तु एक जो भौगोलिक दायरा होता है उससे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसका उपयोग करते हैं, तो वो वैश्वीकरण है। तो एक तरह से जब कोई चीज़ अपने देश यहाँ बनी और दूसरे देश वाले भी उसका यूज़ कर रहे हैं या उस विचार से या उस चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये एक तरह से पूरे विश्व की चेतना को तीव्र करती है। फिर आता है जॉन रावनले। न्याय का विभेदक सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो ये याद रखिए कि न्याय का विभेदक सिद्धांत किसने दिया? जॉन रावलने ने। तो फिर आता है बेंजामिन किड। बेंजामिन किड ने समाजशास्त्र का उद्भव दर्शनशास्त्र से माना है। इनका मानना है कि जो समाजशास्त्र है उसका उद्भव यानी उसकी जो शुरुआत हुई है वो दर्शनशास्त्र से हुई है, यानी ये दर्शनशास्त्र से निकला है। फिर आता है आगबर्न। आगबर्न ने सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत में अनुकूलात्मक संस्कृति की अवधारणा दी है, यानी जो अनुकूलनात्मक संस्कृति है उसकी जो अवधारणा दी है वो आगबर्न ने दी है। फिर आता है माइकल फोकार्ट या फोको। आधुनिक मानव एक जानवर है जिसकी राजनीति जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये माइकल फोको की डेफिनेशन है कि आधुनिक मनुष्य जो है वो जानवर की तरह है और उसकी राजनीति जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जो कि कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनकी अवधारणाएं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।